हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी सिंह। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। क्लास 10th की बुक है ये तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे। चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हाँ, काफ़ी अच्छे से वीडियो मुझे तो लग रहा है आ रही है, लेकिन अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है या वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है, इसके बाद भी मैं रिपीट करके बोलने वाली हूँ, क्योंकि बुक से तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी। लास्ट टाइम है तो मैं रिवाइज करा रही हूँ, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं खुद बोलूंगी। तो या तो आप अंडरलाइन कर लो उसको या लिख लो कहीं पर भी, यह आपकी मर्जी है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को जल्दी से करते हैं स्टार्ट। तो चलिए, सबसे सेकंड चैप्टर और फर्स्ट पेज, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि जो हमारा लिटमस पेपर होता है वो एसिड को किस कलर से किस कलर में चेंज करता है और बेसिस को किस कलर में से किस कलर में चेंज करता है। तो बेसिस को चेंज करता है रेड लिटमस टू ब्लू, अंडरलाइन कर लो। बेसिस को चेंज करता है रेड लिटमस टू ब्लू। कौन चेंज करता है? लिटमस पेपर। अगर हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड चेंज करता है ब्लू लिटमस टू रेड, अंडरलाइन करो जल्दी से इसको। इसके बाद एक ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास लिटमस पेपर नहीं है तो आप और किस चीज़ों से इंडिकेट कर सकते हो कि ये एसिड है या बेस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अदर सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो लिटमस सोल्यूशन होता है वो कौन सी डाई या किस कलर की डाई से बना हुआ होता है। इंपॉर्टेंट है, जल्दी से करिए मार्क। इट इज मेड अप ऑफ पर्पल डाई। पर्पल डाई से बनता है जो कि एक्सट्रैक्ट की जाती है लाइकन प्लांट से, जो कि बिलोंग करता है थैलोफाइटा कैटेगरी को, डिवीजन को, और ये एक इंडिकेटर है। ठीक है। इसके बाद अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है गिव टू या टिक द करेक्ट में आ जाता है कि नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स जैसे कि हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एंड जेरेनियम। ये कुछ था इंपॉर्टेंट चीजें, इसको सिर्फ आप एक बार सुनते जाओ और आपको आता जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज में ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे, बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट लगा है कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो होते हैं कि जब भी हम लोग उनको चेंज करते हैं तो उनमें ऑर्डर का चेंज आ जाता है, मतलब उसमें स्मेल की चेंज आती है जब भी आप एसिडिक और बेसिक मीडिया को चेक करोगे। तो अगर ऑर्डर की चेंजेस आएंगी तो हम लोग उसे बोलेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अंडरलाइन कर लो, यह समझ में आ रहा है तो सिर्फ सुनते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। इसके बाद ये जो एक्टिविटी इस पेज में दी हुई है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको बस देख लो एक बार। इसमें हमने जिंक ग्रैनुअल्स डाल रखे हैं, ऊपर से हम लोगों ने डाल दिया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो सिर्फ ये चीज़ याद रखना कि क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में ये डायग्राम आ जाए और आपको लेवलिंग करने को दे दें कि कौन सा एसिड इसमें ऐड किया है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जिंक था, हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल रखा है इसमें। और इसके बाद जब आप ये रिएक्शन होगी तो इसमें से हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे जो कि डिलीवरी ट्यूब से पास होंगे, और यहाँ पे रहेगा सोप सोल्यूशन। सोप सोल्यूशन से जैसे ही हाइड्रोजन के बबल्स मिलेंगे तो ऊपर जाएंगे, और जैसे ही हम लोग कैंडल उसके पास लाएंगे तो एक पॉप साउंड हमें सुनाई देगा। तो यही इस एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट था। ये चीज सब में लर्न करना है कि जब भी एसिड और मेटल अगर आप मिलाते हैं तो आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। जैसे कि अभी आप देखकर ही आए थे कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया हुआ था विथ मेटल। मेटल हमारे पास कौन सी थी? जिंक। तो हमारे पास क्या बना था? सॉल्ट बना था और हाइड्रोजन गैस। हाँ, ये रहा, एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये रहा जिंक, ये रहा एसिड जो कि डाइल्यूट है। अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है कि एक एग्जाम्पल दीजिए डाइल्यूट एसिड का विथ मेटल, तो आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हो जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट में आपको करना पड़ेगा क्या? आप लोगों को करनी पड़ेगी पहले बैलेंस इक्वेशन को, फिर आप लिखना। अभी सिर्फ मैं आपको रिवाइज कराती हूँ तो जल्दी जल्दी करते जाते हैं। अगर आप लोग रिएक्ट कराओगे बेस का मेटल के साथ तो भी हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा। इसके बाद ये एक एक्टिविटी है, ये भी एक्टिविटी बिल्कुल थोड़ी बहुत मतलब सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। इसमें हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं
एसिड के साथ तो वो फॉर्म करते हैं सोल्ट वाटर प्लस CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें इवॉल्व होगी, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मेटल कार्बोनेट जब भी रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गैस के फॉर्म में इवॉल्व होगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं जल्दी जल्दी। हाँ, एक चीज़ मुझे इसमें और इम्पॉर्टेंट बताना था, चलिए मैं इसी पेज पे आपको बता देती हूँ कि ये लिखा है CaCO3 और CaCO3 फॉर्मूला होता है लाइमस्टोन का। जल्दी से लिख लीजिए, अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं। लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3। चॉक का फॉर्मूला भी सेम होता है और मार्बल का फॉर्मूला भी सेम होता है, मतलब लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल तीनों का फॉर्मूला होता है CaCO3। अगर हम मार्बल, चॉक या मार्बल तीनों की रिएक्शन कराते हैं H2O प्लस CO2 से तो हमें क्या मिलने वाला है, एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा जो कि सल्यूबल होगा वाटर में। तो मुझे नहीं लगता ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी बुक में दी गई है तो एक बार ज़रूर देख लो इसको, क्योंकि जो भी NCERT में होता है ऐसा कुछ नहीं होता कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, फालतू में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, ये वही रिएक्शन है, इसको बस वर्ड्स में लिख दिया गया है। मेटल कार्बोनेट जब भी रिएक्ट करेंगे या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी रिएक्ट करेंगे तो वो फॉर्म करेंगे एसिड प्लस सॉल्ट। को लग रहा है वीडियो थोड़ा ब्लर हो रहा है क्या? अगर वो ब्लर भी हो रहा है तो आप लोग बस ध्यान से सुनते जाओ, क्योंकि जो मैं यूज़ करती हूँ उससे ऐसे ही आता है, मेरे को समझ में ही नहीं आता क्यों नहीं अच्छी आती है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोग बुक लेकर साथ में बैठो, पेज नंबर 21 मैं खोल रखी हूँ, ये न्यू NCERT है। रुक जाइए, मैं पेज नंबर दिखा देती हूँ, 21 पेज नंबर है। हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भी एसिड और बेस को अगर आप साथ में ही रिएक्ट करा दोगे तो क्या बन जाएगा। अगर एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ तो भी क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब एक एक एग्जाम्पल या तो देख पाओ तो आप लोग देख लो, नहीं देख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने एक जगह थोड़ा सा लिख रखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा तो ओके है। हाँ, अब मुझे दिख रहा है अच्छे से। मेटल प्लस एसिड रिएक्ट कराओगे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये मैंने इसलिए लिख लिया है कि आपको जैसे पढ़ा रही हूँ तो मुझे एक जगह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और बुक में क्योंकि पेजेस में लिखती हूँ तो यहाँ वहाँ खो जाता है मेरे से। और आप लोग नोटबुक बना लो एक जल्दी से, क्योंकि लास्ट के पेपर के दिन आप ये सारी चीज़ें रिवाइज कर पाओगे बड़े इजी से। अगर मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर रिएक्ट कराओगे एसिड के साथ तो सॉल्ट प्लस वाटर, साथ में CO2 भी आ जाएगी। अगर एसिड और बेस को रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट प्लस वाटर ही मिलने वाला है। मेटेलिक ऑक्साइड को रिएक्ट कराओगे एसिड के साथ तो H2O प्लस सॉल्ट। अगर आप लोग ये सोचते हो कि हम बुक से कर लेंगे लास्ट डे तो हो जाएगा, तो हो ज़रूर जाएगा, लेकिन जब आप लोग 5 मिनट या 10 मिनट पहले बचते हैं एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हो तो आपके मतलब पक्का हो जाता है। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिला हल्का सा देख लो उसको, हाँ दिमाग में सोच लो, हाल आपको आ जाएगा, उस टाइम ही हल्का सा टिक कर सकते हो या मतलब रिमाइंड कर लो एक बार। और वहीं अगर आपने सुबह पढ़ा है, पेपर देने 8-9 बजे जाओगे तब तक भूल जाओगे। इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि मतलब एक रखो कॉपी में ये लिख कर, जिससे जल्दी रिवाइज कर पाओ, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था, बाकी आपकी मर्जी। अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करेंगे, सेम चीज, नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रखा करो जिससे लास्ट दिन बहुत जल्दी से आप लोग पढ़ पाओ और सब कुछ कर पाओ। अगर वहीं एक क्वेश्चन आ जाता है जो कि बड़ा सा ईजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है, कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो पीछे का ही एग्जाम्पल है, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर रिएक्ट कराओगे CO2 के साथ तो हमें क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बन जाएगा। अब हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते जाते हैं बिना एक भी टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारे पास है व्हाई डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, सॉरी व्हाट डू, दोनों एसिड और बेसिस में दोनों चीज़ों में क्या कॉमन है। तो चलिए इसके लिए यहाँ इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो इस पेज में है। काफ़ी चीज़ें मैंने अंडरलाइन भी कर रखी हुई हैं, तो वहीं से मैं आपको बताने वाली हूँ। जो आपका क्या कहते हैं, जो बल्ब होता है वो स्टार्ट ग्लो करता है अगर आप उसमें एसिड डाल दोगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर एसिड होगा तो बल्ब है हमारा वो स्टार्ट ग्लोइंग कर लेगा। इट मीन्स दैट एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, एसिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। वहीं अगर हम ग्लूकोज और अल्कोहल सोल्यूशन में डालेंगे तो इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है
कि कौन से सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, तो आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोज और अल्कोहल में कंडक्ट नहीं होती है। वहीं अगर हम बात करें एसिड्स में, तो एसिड में कंडक्ट हो जाती है। अगर हम कुछ एसिड्स की बात करते हैं लाइक HCl, तो HCl में H होता है पॉजिटिव, Cl होता है नेगेटिव। तो ये याद रखिए, जो पॉजिटिव होता है वो कटायन होता है, जो नेगेटिव होता है वो अनायन होता है। तो यहाँ पे HCl में H कटायन है और Cl अनायन है। ये आयंस हैं, और आयंस जब भी होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं HNO3, ये एक एसिड है, उसमें से H प्लस और NO3 माइनस, मतलब H प्लस क्या है, आपका एक आयन है, और NO3 माइनस ये आपका अनायन है। ठीक है, ये कटायन, ये अनायन। अगर आप सारे ऐसे देख लोगे एक बार तो आपको रिमाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे CH3COOH दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, और यहीं पे H2SO4 दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें H2 के +2 आयन्स मिलने वाले हैं, क्योंकि H प्लस एक और H प्लस, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, इसलिए। तो जितने ज़्यादा आपके H आयंस प्रोड्यूस होते जाएंगे तो उस हिसाब से आपको पता चलता जाएगा। अब यही सेम चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि आप ये देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जैसे अभी हम लोग एसिड देख रहे थे तो उसमें H प्लस आ रहा था, वहीं अगर हम लोग बेसिस देखेंगे तो उसमें OH माइनस आएगा। ये देख सकते हो आप लोग, हमने HCl लिया प्लस H2O लिया, तो हमें H3O प्लस मिल रहा है, लेकिन हम तो यहाँ पे अभी पढ़ रहे थे कि हमें H प्लस मिलने वाला है। तो जो H प्लस होता है वो मतलब एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। रुकिए, यहीं कहीं लिखा दिखा था मैंने, मैं अंडरलाइन करना क्यों भूल गई मुझे नहीं पता। हाँ, ये लिखा है, जो H प्लस आयन है फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर, वो अकर नहीं कर सकता इन एब्सेंस ऑफ वाटर। इसलिए जब भी वो अकर होता है तो वाटर के साथ रिएक्ट करके मिलता है हमें H3O प्लस, तो इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब ये याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में ये आ सकता है कि क्या H प्लस एग्जिस्ट कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं कर सकता, पता होना चाहिए। साथ में H प्लस जो होता है वो रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ और H3O प्लस बना लेता है, जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर वहीं आप बेसिस ले लोगे NaOH, उसको वाटर में डिजोल्व कर दोगे तो हमें आयंस मिलेंगे Na प्लस OH माइनस। इसमें प्लस है तो ये बन गया कटायन, इसमें नेगेटिव है तो ये बन गया अनायन। जिसमें प्लस होगा उसे हम कटायन बोलते हैं, जिसमें नेगेटिव होगा उसे हम अनायन बोलते हैं। काफ़ी लेंदी चैप्टर्स है, लेकिन काफ़ी लेंदी चैप्टर है, लेकिन सिर्फ इम्पोर्टेंट बता रही हूँ मैं। तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हो। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी बेसिस होते हैं वो सारे के सारे बेसिस कुछ डिसॉल्व कर जाते हैं और कुछ नहीं डिसॉल्व करते हैं। तो ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, मतलब सारे के सारे बेसिस डिसॉल्व नहीं होते हैं वाटर में, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन एक एल्कली ऐसा बेस होता है जो डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। अगर यही क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने कि डैश इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, या टिक द करेक्ट में भी ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए यहाँ पे मैंने स्टार लगाया हुआ है। जो एल्कली होता है वो एक ऐसा बेस होता है जो डिसॉल्व हो सकता है वाटर में। ठीक है, अब उनका टेक्सचर कैसा होता है, वो सोपी टू टच होते हैं, बिटर होते हैं और कोरोसिव होते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना। अब इसमें ये भी लिखा है, थोड़ा नॉलेज के लिए पढ़ना हो तो वो भी पढ़ लो। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म, कभी उनको छूना भी नहीं चाहिए। अगर एसिड और बेस को साथ में रिएक्ट करा दोगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। एक बार ये रिएक्शन देख लेना, नहीं आएगी समझ में तो कमेंट कर देना आप लोग, फिर मैं आपको ये फिर से बता दूंगी, क्योंकि मैं ये सोच रही थी थोड़ा रिविजन की क्लास रखूं, क्योंकि जिससे आपका लास्ट टाइम पे रिवीजन हो जाए और आपको पूरी बुक ना देखनी पड़े। काफ़ी चीज़ें मैं इसमें बता रही हूँ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिना टाइम वेस्ट किए। अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि आपके पास एक एसिड है, उसमें आप लोग वाटर मिलाने वाले हो तो क्या होगा, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जब भी हम एसिड में डायरेक्टली वाटर डालने लगेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी हीट इवॉल्व होगी। जब भी हीट इवॉल्व होगी तो उस रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक वन, मतलब वन नहीं, वन तो ऐसा लिखा ही हुआ है, हम लोग उन रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर वही सेम चीज़ मैं आपसे पूछूं कि अगर बेस में हम लोग वाटर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, तो भी सेम वही चीज़ हो जाएगी कि हीट इवॉल्व होगी। मुझे लगता है मैं बहुत तेज बोल रही हूँ आज, लेकिन ये रिविजन सेशन है तो मैं सोच रही थी कि जल्दी इसको कंप्लीट कर लूँगी 10-15 मिनट्स में, लेकिन ये तो बहुत लेंदी जा रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने समझा भी दी हैं, वरना तो मैं काफ़ी स्लो समझाती हूँ, लेकिन पता नहीं मैं आज क्यों इतनी तेज तेज बोल बोल के पढ़ा रही हूँ, जल्दी जल्दी सिलेबस करा दे रही हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। चलिए तभी आगे बढ़ती हूँ।
अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, तो मैं इसके आगे का भी चैप्टर जल्दी से अपलोड कर दूंगी। अगर आप एसिड में वाटर डालोगे तो भी हीट इवॉल्व होगी, बेस में वाटर डालोगे तो भी हीट इवॉल्व होगी। मतलब ये दोनों ही रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जब भी आप वाटर, देखो आपके पास एसिड था, डायरेक्टली प्योर एसिड था, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। लेकिन जब आप उस एसिड में वाटर डाल देते हो तो बहुत सारी हीट निकलती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और जब एसिड में वाटर मिल जाता है तो उस एसिड को बोलते हैं हम डाइल्यूटेड एसिड। क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड, मतलब डाइल्यूशन कर दिया आपने, एसिड में वाटर डाल दिया और उससे डिक्रीज हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। कुछ सोचो, आपके पास एसिड था, उसमें वाटर डाला तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी कि नहीं? हो ही जाएगी ना। या तो H3O+ डिक्रीज होंगे या OH-। अब H3O+ क्या था? हाइड्रोनियम आयन। और H+ ये शो करता है क्योंकि H+ अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसलिए वो H3O+ के साथ एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेसिस सॉल्यूशंस। अब हम लोग pH स्केल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ इस पूरी वीडियो में, इस पूरे चैप्टर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैं आपसे देने वाली हूँ कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो pH स्केल है इसको किसने डिस्कवर किया था, मतलब किसने फाइंड आउट किया था इसके बारे में, ये आपको मुझे कॉमेंट्स में बताना है। जो भी सही बताएगा उसका कमेंट में जरूर, लाइक तो मैं सभी के कमेंट्स करती हूँ, लेकिन चलिए आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं देखूंगी कि कौन पढ़ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो हमारे पास pH स्केल होती है उसमें 0 से लेकर 14 तक नंबर pH मेंशन होती है, और 7 होता है न्यूट्रल। मतलब 7 पर ना जो सोल्यूशन है ना तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। अगर 7 से कम होती जाएगी तो हम लोग कहेंगे कि एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर 6 हो जाएगी तो हम कहेंगे थोड़ा एसिडिटी, मतलब एसिड थोड़ा नेचर है जो वो बढ़ गया है। वहीं अगर हम कहेंगे 1 हो गया है तो हम बोलेंगे 1 वाला बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है और 6 वाला लेस एसिडिक है। वहीं अगर बेसिक की बात करेंगे, अगर 8 है और एक कंपाउंड है आपके पास, उसके पास 13 pH वैल्यू आ रही है, तो हम लोग बोलेंगे जो हमारा 13 वाला है वो ज़्यादा बेसिक है कंपेयर टू 8 वाला, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही जाते जाओगे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। जब कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो ये चीज़ ज़्यादा बेसिक होगी कंपेयर टू, जैसे हम लोग यहाँ कंपेयर करेंगे तो ये कम बेसिक होंगे, ये कम एसिडिक होंगे, यहाँ ज़्यादा एसिडिक होंगे। तो इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग, मतलब दूर जाते समय इंक्रीज हो रहे हैं, तो याद रखिएगा इसे। इसको मैंने फिल कर दिया था, अगर आपको देखना है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख लेना, तो स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़ लेना। 14 होती है NaOH सोल्यूशन की, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं कि ये वो प्योर बेसिक है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH होता है 10, प्योर ब्लड का होता है 7.4, लेमन जूस का होता है 2.2, गैस्ट्रिक जूस का होता है 1.2। ये पांचों चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इसको भी एक बार देख लेना, मैंने इसमें लिख रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप बताइएगा मुझे। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं हाउ स्ट्रॉन्ग द एसिड एंड बेसिस आर। स्ट्रॉन्ग के बारे में बात करने वाले हैं। तो एसिड दैट गिव राइज टू मोर, जिससे ज्यादा H+ आयंस डिसॉल्व होंगे उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। जिससे ज्यादा OH आयंस डिसॉल्व होंगे उसे हम स्ट्रॉन्ग बेसिस कहेंगे। जैसे HCl है आपके पास तो वो सिर्फ एक H देगा, वहीं अगर H2SO4 है तो वो 2 H देगा। तो ज्यादा एसिडिक किसको बोल देंगे हम लोग? H2SO4 को बोल देंगे, क्योंकि मतलब जिससे ज्यादा H+ आयंस आएंगे उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। ठीक है, जिससे ज्यादा H+ आयंस आएंगे उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, जिससे लेस आएंगे उसको वीक एसिड बोलेंगे। ठीक है, अब pH कैसे इंपॉर्टेंट है हमारी एवरीडे लाइफ में, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी pH होती है 7 से 7.8 के लिए। और ये याद रखिएगा, जो pH ऑफ रेन वाटर की pH होती है 5.6, ध्यान रखिएगा इसको। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एटमॉस्फेयर होता है वीनस का वो किससे बना हुआ होता है? थिक वाइट और येलो क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। थिक वाइट येलो क्लाउड्स ऑफ येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट में आ सकता है, मार्क कर लीजिएगा इसको भी। और इसके बाद यहाँ से लेकर सभी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट आ जाता है pH इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो हमारा स्टमक होता है वो खुद क्या करता है? HCl एसिड रिलीज करता है, जो हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। और ज़्यादा अगर HCl एसिड, मतलब ज़्यादा अगर एसिड क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा अगर एसिड
क्या लिखा है इधर, अगर ज़्यादा एसिड रिलीज हो जाता है तो खुद सोचिए वहां पे एसिडिटी हो जाएगी स्टमक में कि नहीं। तो अब हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ खानी पड़ेगी, हाँ हमें ऐसी कुछ चीज़ खानी पड़ेगी कि जो बेसिक हो। अगर हम लोग बेसिक खा लेंगे तो एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा और हमें पेट में इरिटेशन नहीं होगी, मतलब स्टमक में। तो अगर ऐसा होता है कि हमारा जो स्टमक है वो टू मच एसिड रिलीज कर दे या प्रोड्यूस कर दे, तो हमारे पेट में या स्टमक में पेन और इरिटेशन हो जाता है। उससे क्या होता है, बहुत इरिटेशन होगा, पेन होगा। तो उसके लिए हम लोग खाएंगे बेस। उस बेस को कहते हैं हम लोग एंटा एसिड, क्योंकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। इट विल न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। तो हम लोग खाते क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक माइल्ड बेस है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने पढ़ाया हुआ है, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो आप लोग ऐसा मत सोचना कुछ भी पढ़ा रही हूँ। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये माइल्ड बेस है, वीक बेस है, एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आपको पता होना चाहिए वीक बेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ये माइल्ड बेस है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है माइल्ड बेस, याद रखिएगा इसको। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं टूथ डिके। तो उसका पीएच होता है हमारे माउथ का 5.5। ये इसको देख लेना थोड़ा आप लोग, वरना इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। माउथ ऑफ पीएच हमारा 5.5 होता है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ एक चीज़ और ये लिखा हुआ है, हाँ जो आपका क्या कहते हैं, माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, हाँ ये रहा, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। जो स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं नेटल लीव्स के, वो कौन सा एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं जिससे हमें बहुत पेन और बर्निंग पेन होता है, तो वो एसिड है मैथेनोइक एसिड। ये क्वेश्चन आ सकता है एक चीज़ और के लिए, लाइक आपके पास एक और एसिड होता है जो जैसे हमें कोई बी काट लेती है, बी का मतलब मधुमक्खी वगैरह हमें काट लेती है तो बहुत जलन टाइप की होती है ना, तो वो भी मैथेनोइक एसिड ही रिलीज करती है। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा नेटल लीव्स। वही सेम चीज़, नेटल लीव्स कैसी होती है, पेनफुल स्टिंग करेंगी और कौन सा एसिड रिलीज करती है, मैथेनोइक एसिड। तो अगर आप कहीं पे फंस जाते हो तो उसमें लिखा हुआ है कि ट्रेडिशनल रेमेडी है एक, कौन सी रेमेडी है, डॉग प्लांट। डॉग प्लांट कैसा होगा खुद सोचो, जब एसिड से आपको वो मैथेनोइक एसिड है उससे आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन हो रहा है, तो आप डॉग प्लांट की लीफ उसमें लगाने वाले हो, तो वो कैसा होगा, ऑलरेडी बेस होगा ना, तभी तो आपका मतलब रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज होगा पेन। इसके बाद ये पढ़ लेना, विनेगर, एसिटिक, ऑरेंज थोड़ा खट्टा होता है और लेमन भी खट्टा होता है। तो जो भी चीज़ थोड़ी खट्टी होती है उसमें सिट्रिक एसिड आता है। लाइक आपका मिल्क है, मिल्क में होता है लैक्टिक। टैमरिंड, टी से टैमरिंड होता है तो टी से टार्टरिक लर्न कर लेना। एंट स्टिंग और नेटल स्टिंग, ये दोनों बता दिया। चींटी काट लेती है या तो फिर नेटल, ये जो लीव होती है वो अगर चुभ जाती है तो उससे एसिड मिलता है मैथेनोइक, ये तो आपको लर्न ही हो गया होगा। टोमेटो, ओ से आप लोग लर्न कर लेना ऑक्जेलिक एसिड। विनेगर आपको लर्न करना पड़ेगा और मिल्क का लर्न करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, वीडियो तो बिल्कुल ब्लर आ रहा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। चलिए फिर से बता देती हूँ, विनेगर, एसिटिक, ऑरेंज, सिट्रिक। जो चीज़ खट्टी होगी उसमें सिट्रिक लिख देना आपको। टोमेटो में टार्टरिक, अब सॉरी टैमरिंड में टार्टरिक, टोमेटो में ओ से ऑक्जेलिक, नेटल और एंट स्टिंग में मैथेनोइक। अब इसके बाद हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि शायद मुझे लगता है लास्ट ही टॉपिक है क्या। 2 पेजेस अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते हैं हम लोग इसे भी। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। न्यूट्रल कब होंगे, पीएच वैल्यू 7 होगी। अगर 7 से कम होगी एसिड, 7 से ज़्यादा होगी बेस। लिख लो, समझ लो, रट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन पढ़ लो। इसके बाद कॉमन सॉल्ट जो हम लोग घर पे खाते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। ठीक है, NaCl। अब इसके बाद जो सी वाटर होता है, बहुत सारे उसमें सॉल्ट्स होते हैं, कंटेन सॉल्ट्स डिजोल्व इन इट, वही सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड। इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ वगैरह भी होती हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ बस ये चीज़ याद रखना, व्हेन सीज ऑफ बाइगॉन एजेस ड्राइड अप, जो ये सॉल्ट फॉर्म होता है रॉक सॉल्ट, बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बाइगॉन एसिड्स ड्राइड अप। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। रॉक सॉल्ट को ऐसे ही माइन किया जाता है जैसे हम लोग कोल को माइन करते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च इसी के लिए किया था, इसलिए सोडियम, जो हमारा सोडियम क्लोराइड है वो इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा देख लेना इसको आप लोग।
अब तो ब्लर नहीं आ रही है क्या वीडियो? नहीं, अब अच्छी आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉमन सॉल्ट के बारे में। कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन रॉ मटेरियल है, एक इम्पॉर्टेंट, डेली यूज करते हैं आप लोग। इससे बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं जैसे कि बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, मैनी मोर। अब आगे करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। अभी मैं बहुत तेज़ी से थक चुकी हूँ, मुझे पानी पीना है, लेकिन चलो मैं वीडियो कंप्लीट कर लेती हूँ। 1 और 2 पेजेस बचे हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। शायद मैं 2-3 बार बोल चुकी हूँ ऑलरेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमन सॉल्ट अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन मेरे को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना है आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। बेकिंग सोडा फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। लिख लो, वरना ये शायद अच्छी क्वालिटी चलानी पड़ेगी 360 वगैरह, तो उसको देख लेना आप, नहीं तो मैं बोल देती हूँ। NaHCO3। वॉशिंग सोडा फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। याद रखना, इसमें .10H2O है, ठीक है। बेकिंग पाउडर फॉर्मूला CaOCl2। बहुत वर्क किया है, सारे फॉर्मूलेज एक ही जगह पे लिख दिए हैं, बस आप एक पेज पे लिख लेना। इतनी मेहनत आप लोगों को करनी है। अब हम लोग बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू सोडियम क्लोराइड। चलो इतना डिटेल में नहीं पढ़ाती हूँ, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बता देती हूँ, उतना रट लो, पूरा चैप्टर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड में अगर वाटर मिला दोगे तो उस सोल्यूशन को कहते हैं ब्राइन। अब क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड? तो पता होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड में अगर पानी मिला देते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्राइन। ब्राइन, ठीक है। जैसे हम लोग पानी में चीनी मिला देते हैं उसको शरबत बोलते हैं, सिमिलरली अगर पानी में हम लोग नमक डाल देंगे तो उसको ब्राइन सोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्राइन। BRINE ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद ये देख लो आप लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने स्टार लगाया हुआ था, देख सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक और इम्पॉर्टेंट चीज ऑलरेडी पढ़ा चुके हो, बहुत वीक बेस है। माइल्ड बेस कौन सा था? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वहीं पे वीक बेस कौन सा है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। pH कितनी होती है? 14 होती है, पता है, सब कुछ पता है, इतना पढ़ा दिया ऑलरेडी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। ये रहा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपका क्या होता है? CaOCl2। ऑलरेडी अभी भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें आपको यूज करना पड़ेगा CaOH होल ट्वाइस। ये होता है आपका फॉर्मूला स्लेक्ड लाइम का। जल्दी से टिक करो। अब क्योंकि ये सोच रहे होगे इतने सारे फॉर्मूले हैं, रटोगे कैसे? रटना नहीं है, एक पेज में लिखो, रोज सुबह देख लेना, पेपर तक आपको रट जाएंगे। नहीं रटे तो आप लोग मुझसे कहना, क्योंकि वो डेली पढ़ते हैं ना, तो डेली रट ही जाता है। अभी भी 16 डेज समथिंग है, डेली पढ़ोगे तो कैसे नहीं रटेगा। एक बार बस देखो, स्लेग लाइम CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। और CaOCl2 क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस H2O। ये रिएक्शन देख लेना। और यही, एक मिनट और मैं अच्छी बात बताने वाली हूँ इससे रिलेटेड। वीडियो में आ रहा है क्या? हाँ। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लाइनन, वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्री फ्रॉम जर्म्स किससे कर सकते हो? या तो क्लोरीन मिला के या फिर ब्लीचिंग पाउडर मिला के। अब हम लोग आगे आ जाते हैं बेकिंग सोडा पर। बेकिंग सोडा अब हम केक वगैरह में डलता है, और या उस समोसे वगैरह में डलता है, जिससे चीज़ें बहुत क्रिस्पी बन जाएं। पकोड़े में डलता है, फास्टर कुकिंग हो जाए। फॉर्मूला पता होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिस इज बेकिंग सोडा। फॉर्मूला NaHCO3। इसको एक बार देख भर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं आ गई तो फिर कैसे करोगे। और ये रिवाइजिंग सेशन है, इसलिए मैं कुछ नहीं समझा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करके और अच्छे से समझा पाती, लेकिन टाइम नहीं है आप लोगों के पास भी, इसलिए जल्दी जल्दी ही करा रही हूँ। बेकिंग सोडा फॉर्मूला आपका होता है, बेकिंग सोडा आपका बनता है किससे है? सॉरी, अभी तो हम लोग यूजेस पे हैं, तो यूजेस बताने वाली हूँ मैं आपको। बेकिंग सोडा बेसिक है, पता है, ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। कहाँ गया? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर
बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा यूज़ होता है। बेकिंग पाउडर तो नाम सुना ही होगा, बेकिंग पाउडर डालते हैं हम लोग केक वगैरह में, जिससे केक हमारा बहुत फ्लफी, मतलब बहुत स्पॉन्जी टाइप का बन जाए, सॉफ्ट, वही लिखा हुआ है देखिए। हाँ, कहाँ गया? ब्रेड मेकिंग सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, हम लोग क्या डालते हैं? बेकिंग पाउडर डालते हैं। बेकिंग पाउडर से क्या रिलीज होता है? CO2 रिलीज होता है। इंपॉर्टेंट चीज़, सर्किल भी है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, जैसे ब्रेड फ्लफी बन जाता है, अच्छा बन जाता है। हम लोग यूज़ करते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला देख लीजिए, Na2CO3.10H2O, इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद ये रिएक्शन देख लेना, ये 10H2O इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में यहाँ पे है, ठीक है। बेसिक सॉल्ट है, ये भी याद रख लो। ये लिखा भी है इसमें 10H2O का मतलब क्या है? क्या Na2CO3 वेट है? इसका ऐसा कुछ मतलब नहीं है, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ऐसा लिख सकते हो आप लोग। इसके बाद वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। किस किस चीज़ में यूज़ होता है आपका? ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज, इन सबको वॉश वॉश करने के लिए यूज़ होता है, मतलब देख लेना एक बार। सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। सोडियम कार्बोनेट क्लीनिंग एजेंट है। क्रिस्टल सॉल्ट आर रियली ड्राई। इसमें एक आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जो कॉपर सल्फेट होता है, उसकी क्रिस्टल्स की बात की जा रही है। जब वैसे असली में कॉपर का कलर होता है ब्लू, तो जैसे आप उसको हीट कर दोगे तो वो वाइट बन जाएगा, लेकिन जैसे आप उसमें फिर से वाटर मिला दोगे तो फिर से ब्लू अपने चेंज में आ जाएगा। यही इसमें लिखा है कि उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। आपने हीट किया, वाटर हट गया, वाइट कलर आ जाएगा। जैसे फिर से वाटर मिला दिया, फिर से ब्लू हो जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जिप्सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, और आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, CaSO4.12H2O। सेम फॉर्मूला, इधर पे 2H2O होता है, यहाँ पे 12H2O होता है, बस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का डिफरेंस है, वरना सेम फॉर्मूला CaSO4, इसमें 2H2O होता है, इसमें 12H2O होता है। बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। और यहाँ आपका चैप्टर ये पूरा फिनिश होता है। देखिए आप लोग, हाफ वाटर मॉलिक्यूल चाहिए रहता है POP के लिए, और मटेरियल, डेकोरेशन, इन सब चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है। मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर यहाँ पर पूरा फिनिश हो चुका है। लास्ट में एक चीज़ मैंने और लिख रखी हुई है, ज़रा मैं उसे भी बता देती हूँ। जिप्सम में 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, POP में हाफ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वॉशिंग सोडा में 10 होते हैं, और CaSO4.5H2O, इसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, मैंने इसलिए लिखा था कि ये वाला आपसे पूछूंगी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ी वीडियो थी और बहुत ही बड़ा चैप्टर हम लोगों ने बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लिया है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, बस एक बार देख लेना। अगर तब भी समझ में ना आए तो आप लोग मुझे बता सकते हो। मेरा तो गला बैठ गया, मुझे ऐसा फील हो रहा है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना।